सुन ही रहे होंगे। इस बीच खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी रूबरू आपसे कराऊंगी। रहा डॉक्टर आशीष हांडा, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष जी, बहुत स्वागत आपका। मोहिंदर प्रकाश, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद है। मोहिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करती हूं। डॉक्टर आशीष जी, आज दिल्ली की जनता से कितनी उम्मीदें हैं? परिवर्तन और विकसित राजधानी की बात आप लोग कर रहे हैं, कितना विश्वास इस पर? नेटवर्क 10 के आदरणीय दोनों एंकर्स को, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को लोकतंत्र के इस पर्व पर, खासकर दिल्ली वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मैं अपने मताधिकार का उपयोग कर चुका हूं, आप लोग भी अपने घरों से निकलें और अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बाकी दिल्ली वाले इस बार मन तो बना ही चुके हैं, क्योंकि वो सब कह रहे हैं इस बार एक ही आवाज में कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदलाव की राजनीति के लिए दिल्ली इस बार वोट करने जा रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली वाले ये जानते हैं कि बहुत हुए भ्रष्टाचार की मार, अब नहीं चाहिए केजरीवाल सरकार। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो उनका तो मैं इसलिए जानबूझ के जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि कांग्रेस तो क्या करें, ना 3 में है ना 13 में है। 2015 में भी शून्य पे रही, 2020 में भी शून्य पे रही, और इस बार भी शायद वो अपना हैट्रिक बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मेन हमारा जो है, केजरीवाल से नाराजगी इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार वो सरकार है जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जानी जाने वाली एक संस्था के रूप में उभरी थी, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के रूप में उभरी थी। लेकिन वही जो कहते थे कि पहले अगर किसी पे इल्जाम लगे तो पहले देना होगा रेजिग्नेशन, फिर होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन, और बाद में वो सभी लोग, उसके प्रमुख नेता, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए गए। सभी संविधानिक संस्थाओं का उन्होंने जिस तरह निरादर किया, जिस संविधान की कसम खा के वो राजगद्दी पे विराजमान हुए, खुद को दिल्ली का मालिक कहने तक का उन्होंने शर्म नहीं दिखाई, खुद को दिल्ली का सेवक नहीं कहा। विधानसभा में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा हम दिल्ली के मालिक हैं, कौन एलजी, किसका एलजी, कहां का एलजी। इस तरह की उदंडता का दिल्ली वाले इस बार जरूर जवाब देंगे, क्योंकि खुद को दिल्ली के मालिक कहने वालों ने ना तो दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा देने में अपना कर्तव्य निभाया, ना साफ पानी ही दे पाए। यहां तक कि आप सोचिएगा, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा देखिए कि वो दिल्ली जल बोर्ड जो 700 करोड़ के फायदे में था, उनके हाथ में जाने से पहले, उनके हाथ में जाने के बाद वो 70,000 करोड़ के घाटे में चला गया। और ऐसे अनेकों घाटे और ऐसे अनेकों भ्रष्टाचार, रंगदारी हो, भ्रष्टाचार हो, घोटाले हो, वो जो शीला सरकार को कोसते हुए आए थे कि हमारे पास इतने पेज का डोजियर है, इन्होंने भ्रष्टाचार की हद कर दी, वो आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल सरकार ने सभी कांग्रेस के पैमानों को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए दिल्ली वाले अब मन बना चुके हैं, टाटा बाय बाय केजरीवाल। समय है अब परिवर्तन का, और इस समय जरूरत है भाजपा के समर्थन का। ठीक है आशीष जी, देखना होगा जनता का क्या कुछ यहाँ पर जनादेश होता है। वो तो 8 तारीख को पता लगेगा कि आपने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना भुनाया, उसका क्या कुछ असर होता है। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम अतिशी भी पहुंचे, कालका जी मंदिर में वो मौजूद है। लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। हमारे साथ मोहिंदर जी भी लगातार बने हुए हैं। मोहिंदर जी, देखिए, जैसे कि आपने सुना कि आप ना तो 3 में है ना 13 में है, सीधे तरीके से आपको मुकाबले से ही बाहर बीजेपी वाले कर दे रहे हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। आप जिस तरह से हांडा जी ने वर्णन किया, मैं भी आप सबको और दिल्ली वासियों को लोकतंत्र के इस पर्व की जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और लोगों से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि वो बढ़ चढ़कर निकले और अपने वोट को डालकर आए। हांडा जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की विदाई, लेकिन हांडा जी साथ साथ ये भी समझिए कि केजरीवाल का जो वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है जनाब, वो लौटकर अपने घर ही वापस आएगा। और जिस तरह से आपने कांग्रेस की और शीला दीक्षित जी की बड़ाई करी है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 700 करोड़ 750 करोड़ के फायदे में था जल बोर्ड, न जाने बीजेपी के आरएसएस वालों ने मिलकर, और केजरीवाल सरकार तो थे ही थे, इन्होंने दिल्ली में 2013-14 में जो बवंडर मचाया था, कांग्रेस की सरकार 2G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, और न जाने कितने ऐसे इल्जाम इन्होंने मिलकर लगाए थे कि बेचारे शीला दीक्षित जी और मनमोहन सिंह जी जो दिवंगत हो गए दोनों ही, वो इतने बदनाम कर दिए गए, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी, कि दिल्ली की जनता जो है वहम में पड़ गई कि जब न जाने क्या कर दिया गया, और ये लोग सत्ता में आ गए।
अब मैं पूछना चाहता हूँ हांडा साहब से कि हांडा साहब, दिल्ली जो है वो पाकिस्तान में है या दिल्ली हिंदुस्तान में है? भारत की जो सरकार है दिल्ली में बैठती है, केंद्रीय सरकार। दिल्ली में जितनी भी चीजें हैं, पोल्यूशन है, यमुना की सफाई है, केंद्र सरकार को करने से कौन रोक रहा था? आपका किसी ने हाथ पकड़ लिया क्या? आप, केंद्र सरकार अपना दायित्व निभाती। इनके 7 एमपी दिल्ली में 3 बार लगातार जीते हैं। उन एमपीओ की कार्यशैली बताइए, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ? बदनामी, केवल बदनामी, केजरीवाल की बदनामी, कांग्रेस की बदनामी। आपको काम करने से कौन हाथ रोका था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, दिल्ली की यमुना को साफ करने का काम अगर वो करते तो कोई उनको रोक सकता था? कि दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का जो तरीका है कि डबल इंजन की सरकार, यानी ये सरेआम धमकी है कि या तो केंद्र सरकार के साथ साथ अगर दिल्ली वाले हमें वोट देंगे तो हम सुधार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो दिल्ली की जनता बड़ी भांति समझती है कि ये हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को वापस लाने जा रही है, अंडर करंट है। कहीं पर भी आपने बात की होगी, मैं तो आपके कभी संवाददाताओं से भी बात की है कि दिल्ली में लोग वही कह रहे थे कि यार शीला दीक्षित जो काम कर गई वो काम कोई और कर नहीं सकता। उन्होंने कभी सेंटर पे दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने कभी किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं किया। गर्दन झुकाकर दिल्ली के अंदर अपना काम करती रही और दिल्ली की जनता उनको बराबर सहयोग देती रही। लेकिन एक काला अध्याय लिखा गया बीजेपी द्वारा और केजरीवाल जी द्वारा, जो दिल्ली के अंदर इन्होंने नंगा नाच किया, झूठ बोलकर, तमाशा करके, नाच नाच कर कि साहब खा गए खा गए खा गए खा गए। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के बाद तो अच्छा गेम्स नहीं हुआ। जो विकास के कार्य दिल्ली में होते थे, स्पोर्ट्स के माध्यम से, इंटरनेशनल इवेंट्स के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, वो सारे बंद हैं। केंद्र सरकार आंख नहीं मीच सकती। आज केजरीवाल के ऊपर दोषारोपण करके दिल्ली के लोगों को जो एक प्रदूषण से, एक बीमारी के अंदर एक जिसे कहते हैं ना गैस चैम्बर में डाल दिया गया है। और यमुना नदी का सत्यानाश जो इन लोगों ने किया है, गंगा का नाम लेते हैं और यमुना की पूजा भी नहीं करते। आप गंगा की पूजा कराते हैं तो फिर यमुना की उपेक्षा क्यों करते हैं? ये घोर पाप किया है, घोर पाप। केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर सारे काम करवाती है। दिल्ली की जो सरकार है उसको पार्शियली पावर्स होती है, आप भी जानती हैं, सभी लोग जानते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कामों से ये बता दिया कि दिल्ली की जनता से वो नफरत करती है। केंद्रीय सरकार के साथ साथ उनके जो एमपी हैं, उनका कुछ भी ऐसा कहने का नहीं है कि जो वो कह सके कि हमने दिल्ली के लिए किया। अरे भाई, यमुना को साफ करने के लिए 7 एमपी कभी धरने पर बैठे, कभी केंद्र सरकार से उन्होंने जवाबदेही की कि आप अपना रोल क्यों नहीं निभा रहे? दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार एक अपंग सरकार है, जो कुछ नहीं आता, जो सिवाय ढोल पीटने के और मुफ्त की और रेवड़ियां बांटने के और कुछ नहीं जानती। जो ये कह रहे हैं, आज मैं आपको 2 छोटी सी बात और कह दूं। जो दिल्ली में कांग्रेस ने वायदे किए हैं, 300 यूनिट बिजली तब भी फ्री मिला करती थी सबको, चाहे वो गरीब है, चाहे किसी का बिल 300 यूनिट का है, चाहे 2000 यूनिट का है, उनको पहले 300 यूनिट माफ मिलते थे, वो आज भी मिलेंगे। दिल्ली में जो 25,000 रुपए का एक बीमा जो हमने शुरू किया है, 25 लाख का, वो राजस्थान में हमने सक्सेसफुली किया है। महिलाओं को जो पैसे देने की बात है, या दिल्ली के अंदर डीटीसी के लाने की बात है, या दिल्ली को सीएनजी के साथ कन्वर्ट करने की बात है, डीजल को गायब करने की बात है, 2014 याद कीजिए। दिल्ली एक ऐसा खूबसूरत शहर था जहां हर कोई आना चाहता था। आज दिल्ली की जनसंख्या जो बड़ी है, मेरे भाई पूर्वांचली आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, केंद्र और आम आदमी पार्टी दोनों को आपने कटघरे में खड़ा किया है कि आखिर दिल्ली में क्या काम आप लोग की तरफ से किया जा रहा है। आखिरी 10 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। जितने भी बाहर से मेरे दोस्त आए हैं, वो इसलिए दिल्ली आए थे कि दिल्ली में उनको एक सुविधा मिलती थी, नौकरी मिलती थी, खाने पीने के लिए मिलता था, एजुकेशन मिलता था। वो फ्री के लालच में नहीं आए थे। यहाँ तो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन वैसे ही फ्री है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप देखिए फीस कितनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते हैं 2,000 रुपए सालाना फीस होती है मैडम, 10,000 रुपए मैक्सिमम सालाना फीस होती है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज की। तो दिल्ली एक आकर्षण का केंद्र था आने के लिए, और दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का रोल बहुत बड़ा होता है, जो बीजेपी ने नहीं निभाया। और ये 15 साल एमसीडी में रहे हैं। अभी दूसरा वक्तव्य भी बाकी है, मोहिंदर जी बचा लीजिए थोड़ा सा। अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे बीच में मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप सुन ही रहे हैं, आरोपों की बौछार आप पर आपके पहुंचने से पहले से ही हो रही है। फिलहाल अभिषेक जी, किस तरीके से आप ये मुकाबला समझ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां 70 में 62 लाने वाली पार्टी खुद को अगर 55 पर बता रही, उसकी कोई मुख्य वजह नहीं? देखिए, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में चुनाव प्रचार कल खत्म हो चुका है। लोग बाग दिल्ली में मत डाल रहे। दिल्ली के लोग 5 साल में, जो अगले 5 साल में जो इनके भविष्य के लिए काम करेगा, उसके लिए सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं भी दोनों हमारे कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की बात सुन रहा था। इनका कैंपेनिंग भी पूरा दिल्ली में इसी तरीके का था। इन्होंने दिल्ली के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, इनके पास दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा,
दोनों पार्टी में से कोई नहीं बता पाया। हालांकि कांग्रेस से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन भाजपा वाले भी ये पूरे कैंपेन में बता नहीं पाए कि इनके पास दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा के पास दिल्ली में ना तो कोई नेता है, ना तो इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है। जिन फ्री की रेवड़ीज को, फ्रीबीज को ये अभी तक गाली देते आए थे, क्यों ये दिल्ली चुनाव में इस बार इनको वही घोषणा करनी पड़ रही है जो अरविंद केजरीवाल करते रहे? क्यों इस बार गुजरात मॉडल की बात नहीं हो रही? भाजपा के नेता, जो सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी, मुझे आज भी याद है कि 2020 के चुनाव में बुराड़ी की ग्राउंड में रैली करके गए थे। वो वहां पर बोल के गए थे कि ये लोगों को आलसी बना रहे हैं, ये देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ये लोगों को आलसी बना रहे हैं। अब क्यों बीजेपी को वही काम करने पड़ रहे हैं? इनके पास तो दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। इनसे लोगों ने पूछा कि आपके पास दिल्ली के लिए क्या प्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, तो ये बोलते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन ऑलरेडी 2500 है, तो ये बोलते हैं कि हम 3000 देंगे। अरे भाई कुछ नया तो लेके आओ। फिर ये बोलते हैं कि जिन केजरीवाल की नीतियों को ये अभी तक भरा बुला बोलते आए थे, अब ये बोलते हैं कि वो जन कल्याण की नीतियां जो चल रही है उनको हम बंद नहीं करेंगे। देखिए दिल्ली में दो तरीके के मॉडल है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जिम्मेदारी राज्य की सरकार को दी है, अरविंद केजरीवाल जी को दी है। दूसरी जो बीजेपी की केंद्र सरकार को दिल्ली में जिम्मेदारी है, वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। ये वोट मांगे ना कि पिछले 11-12 साल में दिल्ली की क्राइम की क्या सिचुएशन है। इनके 3 बारी दिल्ली में 7-7 MP जीत के गए, उनके काम पे वोट मांगे ना, उनके कामों पे वोट नहीं मांगेंगे। जब आप इनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, तो ये कहेंगे केजरीवाल ने शीश महल बनवा लिया। इनसे आप पूछेंगे आपके 7 MPओं का क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या काम किया, तो ये कहेंगे केजरीवाल जी ने चोरी कर ली। इनके पास दिल्ली में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ गाली गलौज पार्टी है। इनका पूरा कैंपेन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। आप सोचिए दिल्ली की सिचुएशन क्या है। गुजरात की किसी जेल में बैठा कोई गैंगस्टर दिल्ली में गैंग वॉर करा रहा है। दिल्ली में तो इस तरह की स्थिति कभी हुई नहीं। कल भी लक्ष्मी नगर में एक मर्डर हुआ, तो ये तो बड़ा आम सी बात हो गई है। दिल्ली के लोग किससे गुहार लगाने जाए? अमित शाह जी तो सुनते नहीं है। अमित शाह जी के बाद पिछले 11 साल से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये उसके नाम पे वोट मांगे ना, ये नहीं मांगेंगे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के लोगों को पता है कि कल को बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी तो कौन देगा, बूढ़े माँ बाप को इलाज कराना होगा तो सस्ता और अच्छा इलाज कौन कराएगा। तो दिल्ली के लोग, मेरे को लगता है, एक बार और डिसाइसिव मैंडेट देंगे और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के देखना होगा दिल्ली की जनता का मैंडेट आखिर क्या होगा। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि फ्रीबीज जो बांटी जा रही, कर्नाटका से शायद सीख ले ली है बीजेपी ने, और समय की मांग है बदलाव, तो उसी पर चलती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। और सिमिलर सा एक मैनिफेस्टो सभी का यहाँ पर देखने को मिला। इसी के चलते हमारे साथ मोहिंदर जी भी लगातार जुड़े हैं। मोहिंदर जी, देखिए जिस तरीके से आपका जो चुनावी पूरा कैंपेन रहा, वो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी नीतियों, शीला दीक्षित के टाइम पे जो आपने काम किया उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। उस पर आपने ज्यादा फोकस किया कि वही समय हम वापस लाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस समय में जब राजनीति इतनी ऊपर पहुंच चुकी है, उसमें आपका ये पूरा मोटिव जो है वो काफी होगा जनता को लुभाने के लिए? जी हाँ मैडम, आपने बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, नए डॉक्टर आते हैं, आकर्षक डॉक्टर, लोग चले जाते हैं इलाज कराने, लेकिन घूम फिर के अंदर पुराने डॉक्टर के पास ही आते हैं कि नहीं, पुराने डॉक्टर के पास अनुभव होता है। दिल्ली के बारे में जो कांग्रेस के पास अनुभव है कि इस राजधानी को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से चलाया जाए और किस तरह से यहाँ पर विकास के कार्य किए जाए। दिल्ली में जितना भी विकास हुआ है, आपने देखा 15 साल तो शीला दीक्षित के थे ही थे, उससे पहले भी दिल्ली का समुचित विकास होता चला गया। कभी डीडीए भी था। जब कभी जरूरत पड़ी कि बसों को हमें बढ़ाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बढ़ाना है, उसको समुचित तरीके से बढ़ाते चले गए। आज तक दिल्ली की शिक्षा पर, दिल्ली के स्वास्थ्य पर और दिल्ली की जो यातायात व्यवस्था है उस पर किसी को शिकायत नहीं हुआ करती थी। छोटी मोटी बाढ़ आ जाया करती थी बरसात के दिनों में, यमुना पार के पास जो हुआ करता था वो हमारे HKL भगत और दुनिया जहां यमुना पार को आज फर्क बना दिया गया है। अगर मेरे कॉलेज टाइम को मैं याद करूं 82-83 में, तो यमुना पार जाना मुश्किल होता था मैडम। आज यमुना पार एक बहुत बड़ा स्वर्ग है। एक पूरी की पूरी दिल्ली वहां पूरी बसी हुई है। जितने भी मेरे साथी बाहर से राज्यों से आए हैं वो आज दिल्ली में बड़ा सुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको सब कुछ मिलता है। अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती हैं, अस्पताल हैं बड़े बड़े, उनको काम करने के लिए यहाँ मिलता है, क्योंकि निर्माण कार्य बहुत हुआ शीला जी के टाइम में। और आज दिल्ली को जो व्यवस्था की जरूरत है वो क्या है? सिर्फ एक, हमें विकास नहीं चाहिए मैडम,
10% विकास और 90% जो विकास हो चुका उसे सस्टेन करना, उसे मेंटेन करना है। अगर यही दिल्ली में कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पोल्यूशन क्यों है? लेकिन मोहिंदर जी जल्दी से इस पर भी जवाब, क्योंकि अभिषेक जी ने कहा कि आप लोग को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी को वो कंपटीशन ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं। जल्दी से एक लाइन का काउंटर कमेंट, फिर आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। मैडम, भेड़िया आया, आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी। और जब भेड़िया आता है तो कोई बचाने नहीं आता। इन लोगों के मन में बीजेपी और आप जनता, आपकी जो पार्टी है, ये लोग यही समझ रहे हैं कि कांग्रेस फिर दोबारा उसी अंदाज में होगी। देखिए, आप दोनों ने मिलकर कांग्रेस को बहुत बदनाम कर लिया। आज आप दोनों का चेहरा बेपर्दा हो चुका है कि ना तो आपके जो 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 आरोप थे वो सत्य थे, ना 2G था, ना कोयला घोटाला था, ना कुछ था, ना कॉमनवेल्थ गेम का था कुछ। और दूसरी चीज, आप जो विकास के दावे करते थे यहाँ दिल्ली में, वो सिवाय आपने पैसा बांटने के और दिल्ली के विकास को रोकने के, दोनों ने ठीक है मिलकर किया। आशीष हांडा जी, आप समझ गए होंगे उनका इशारा किशोर है। और क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं आप लोग पर भी कि आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का आरोप है, लेकिन कांग्रेस कह रही है आप लोग के पास है ही नहीं कुछ बताने के लिए कि कैसा कार्यकाल आप लोग का रहा था, क्योंकि सत्ता से दूरी जो है वो काफी लंबी हो गई है आप लोग की, दिल्ली में खासतौर से। जी, मैं पहले अपने लर्नेड फ्रेंड महेंद्र जी का ही जवाब दूंगा, क्योंकि छोटी सी पार्टी, छोटी सी उम्मीदें, छोटी सी ख्वाहिशें और छोटा सा ही उनका नतीजा आएगा, तो थोड़ा सा ही समय मैं उनपे दूंगा, ज्यादा समय मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर दूंगा। तो महेंद्र जी बीच में नहीं है, आप मेरे सम्मानित भाई हैं, बीच में नहीं, आपको आपका समय मिला था, बीच में नहीं। थैंक यू सर जी। तो महेंद्र जी की पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो कभी 400 से ऊपर लोकसभा सीटों में रहती थी और 70 साल से ऊपर देश पे राज किया। इस बार अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बन गया इनका 54 साल का बालक, तो वो इसमें ही खुश है कि चलो कुछ नहीं, भागते चोर की लंगोटी भली। इसी तरीके से दिल्ली में भी, जहां पिछली 2 बार से ये शून्य का रिकॉर्ड बना रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये 2-4 सीट भी किसी तरीके ले आए, अगर ले आए, तो ये इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी आशा, छोटी सी निराशा, छोटी सी रह गई है अब ये पार्टी। कह रहे नहीं हाउ आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के हमारे नेता शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी पार्टी का कितना कद है वो जनता डिसाइड करेगी, वो हम और आपका काम नहीं है। लेकिन जो मुद्दे रखे जा रहे हैं उसमें कद किसका बड़ा आपको नजर आ रहा है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के आधार पर विश्वास और आश्वस्त नजर आ रहा है। मैं वही बता रहा था आपको कि जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बार बार सांसदों की बात कर रहे हैं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि आज तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये नहीं समझ पाई है, इनके दोनों के कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि ये एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जब इनका मन आता है ये एक दूसरे के गले में बाहें डाल लेते हैं, जब इनका मन आता है एक दूसरे का गला दबाने पे उतर आते हैं। तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं, इनके नेता भी कंफ्यूज हैं। खैर एनी हाउ, जैसा जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी, इसमें मैं कार्यकर्ताओं को दोष नहीं देता। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं वो इस बात को तो जरा बता दें, आपके दर्शकों को बता दें। मैं साफ क्लियर पूछता हूं कि दिल्ली का बजट आज सरप्लस में है या डेफिसिट में है? अगर वो सरप्लस में है तो ये इनके सीएम कैंडिडेट जो हैं वो क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री से 10,000 करोड़ का लोन मांगते हैं? और अगर डेफिसिट में नहीं है तो फिर ये अपने काम पूरे क्यों नहीं करते और लोगों को उनका काम का हक क्यों नहीं देते? दूसरी बड़ी बात, जो जेल और बेल की राजनीति इनके मुखिया ने की, आप बताइएगा। ये कहते हैं बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट नहीं है। हमारा तो हर कार्यकर्ता सीएम बनने के लायक है, लेकिन इनका जो सीएम कैंडिडेट है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनको तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि तुम सीएम बनने के लायक ही नहीं हो, ना तुम दफ्तर जाओगे, ना तुम कोई पेपर साइन करोगे। फिर किस मुंह से अरविंद केजरीवाल को इस सीएम कैंडिडेट के नाम पे प्रोजेक्ट करते हैं? दूसरे जो इनके कार्यकारक इस समय सीएम है माननीय आतिशी जी, आपके सभी सवालों का जवाब हम ले लेते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जैसे कि आपने सुन लिया है नहीं है जी, अभिषेक जैसे कि आपने सुन लिया है, 3-4 बातें उनकी ओर से कही गई, जेल बेल की बात की गई। इसी के साथ जो आप सवाल पूछ रहे थे कि आपके पास सीएम चेहरा नहीं है, उसको लेकर बोलते हुए भी नजर आए, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक और सवाल आपसे है, आपने गैंग वॉर का जिक्र किया, जिसके बारे में केजरीवाल भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली में गैंग वॉर चल रही है, खुलेआम गैंग वॉर चल रही है। लेकिन आप उस चीज को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि पहले से आप सुप्रीम पोजीशन में थे ना दिल्ली में, अब वापस से आप वही पोजीशन लाकर शिकायतें करते रहेंगे तो कैसे चलेगा?
नहीं बिल्कुल मैडम, भी यहाँ पे शिकायतें नरेश नहीं कर बालियान का भी रहे। इनसे दिल्ली की जरूर जनता जिक्र ने कीजिएगा कि आखिर ये सर एक बार सुन भ्रष्टाचारियों लेते के हैं, मेरी साथ भी सुन साथ लेते हैं, ये मैंने किसी को समय डिस्टर्ब नहीं कि किया बीच में। दुर्दंत आतंकवादियों और थ्रेडेड क्रिमिनल्स को सरगना जो इनके बने हुए हैं, नरेश बालियान जैसे इनके नेता, ठीक है, हम अपनी सब बारी का जानते हैं इंतजार उनके बारे करिएगा। में, अभिषेक उसके ऊपर जी। भी पूछिएगा इनसे। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये जानने की जरूरत है कि दिल्ली में, मैं जैसे कि आपको कह रहा था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम अपना काम बता रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं को जो हम अरे भाई फ्री साहब, बस राइड शिक्षा वगैरह की देते हैं, बात कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट, ये बता सब दो काम 9वीं और केंद्र 11वीं में राज्य 1 सरकार। लाख सर आपको बच्चा अपनी फ्री बारी में में तो से बहुत हो जाता परेशानी है। होती है, अगर आप अब आप शिक्षा दूसरे की को बात बीच डिस्टर्ब में कर नहीं, रहे हैं। प्लीज। अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो आपके मोहल्ला अपनी क्लिनिक्स बारी की का हालत इंतजार आपने कीजिए, आपको देखी पूरा है। अभी समय अभी दिया गया कांग्रेस था के आपको। तो लोगों को बोलिए थे कि आप अपनी बारी का कैसे इंतजार आप इतना ठीक है, कीजिए। आशीष अब हांडा आप जी, अपनी आप बारी ही का का इंतजार सवाल कीजिए। हम लोगों ने लिया है। आशीष हांडा जी, आप ही का सवाल लिया है, थोड़ा सर, धैर्य सुनने से का थोड़ा सुनते धैर्य हैं, रखिए। सार्थक चर्चा हो पाए। आज मतदान का दिन है, आज जनता को डिसाइड करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, सर, कैंपेन ठीक है, आ रही खत्म हूँ हो आपके चुका है। पास आशीष हांडा जी, आ रही हूँ। कैंपेन खत्म हो चुका है आशीष जी। देखिए, इस बीच लोग बाग वोट तस्वीरें हम डाल आपको रहे हैं। दिखा दें, चुनाव आयुक्त भी पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरीके से वो पूरे अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट किया है। देखिए वो भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप मतदान करने घरों से जरूर निकले। क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं पहले। देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारी। चुनाव की तैयारी तो आप लोग देख के बताइए। बहुत मेहनत की है सब लोगों ने मिलके। करीब करीब आज 1.5 लाख से ऊपर लोग चुनाव कराने में लगे हुए हैं। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। बहुत सुंदर से बूथ सजाए हैं। बहुत इंतजार में हैं आप सब दिल्ली वासियों के कि आप आज के दिन वोट डालने जरूर आएंगे। आसपास में आज कोई घर में बिना वोट डाले मिलना नहीं चाहिए, सबको वोट डालने आना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई दिखे जिसकी उंगली इंक्ड नहीं है तो उसको जरूर फोर्स करिए, उसको जरूर रिक्वेस्ट करिए, उसको थोड़ी थोड़ी उलाहना भी दीजिए कि चलो उसको पकड़ के लेके आइए वोट डालने के लिए। दिस इज व्हाट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इन दिल्ली एंड आई एम श्योर दिल्ली विल वोट, एवरीवन विल वोट इन दिल्ली। Message to young voters, the youth. Young voters are participating in this as this is what we understand. We have worked very hard on motivating them. They represent the future of democracy and I am sure that today every youth will come out and vote and will also ensure that so well decorated booths, they really hang out, have tea, coffee nearby and just celebrate the festival of democracy. तो आप सुन रहे थे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, राजीव कुमार को, जहां पर उनकी ओर से लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कर। उनकी ओर से कहा गया बूथ को भी काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली का संघीय ढांचा कुछ इस तरीके का है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अपने काम है और राज्य सरकार के अपने काम है। हम तो पिछले 10 साल में जो हमने काम किया वो भी लोगों को बता रहे हैं और अगले 5 साल में क्या करेंगे वो भी बता रहे हैं। इनको भी तो जवाब देना चाहिए। हम पहले अपनी बात कर रहे हैं, उसके बाद इनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप किस मुंह से अभिषेक दिल्ली के जी, लोगों यही से नहीं वोट कर मांग रहे हैं हैं, आप दिल्ली लोग। के लोगों को आप सेफ्टी नहीं दे जो पाए। अभी आपने कहा वही नहीं हो रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। यही तो आरोप आप लोग पर लग रहे हैं कि जब यमुना की सफाई का मुद्दा आप लोगों से पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब सामने आ जाते हैं, पानी में जहर मिलाने तक के आरोप सामने आ जाते हैं। ऐसे में जो काम अभी नहीं हुए हैं उन पर जवाब कैसे दीजिएगा दिल्ली की जनता को? देखिए, दिल्ली की जनता से जो हम चुनाव लड़ते हैं तो एक संवाद करते हैं, हांडा जी, ठीक आ है। रही हूँ, आ रही हूँ। 2015 में हम चुनाव लड़े, हमने बोला कि दिल्ली के लोगों को अच्छी और सस्ती बिजली और पानी देंगे, हमने दिया। फिर हमने 2020 के चुनाव में लोगों को बोला कि यमुना की सफाई का भी वादा किया था, अगर आपको याद हो तो। मैं आ रहा हूँ, मैं जी आ रहा जी, हूँ, जल्दी से एकदम टू द पॉइंट करते हैं ताकि आगे बढ़ पाए, पैनलिस्ट ज्यादा है। एक सेकंड, मेरे को सबसे जी। कम टाइम मिला, मैं जुड़ा भी लेट था, मेरे को 2 मिनट बिल्कुल, दे बोलिए दीजिए, बोलिए, बाकी बात आपको खत्म कर समय सर बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी आपको बोल रहा हूँ कि 2015 में हमने जो लोगों को वादा किया था हमने पूरा किया। 2020 में जो लोगों को वादा किया था उसमें से अगर कुछ मुद्दे रह गए तो हमने तो एक्सेप्ट किया। हमने बोला था कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, हमने कराई। यमुना सफाई के लिए हमने लोगों को बताया कि यमुना सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें इतना काम बाकी है और इतना हो जाएगा। हम भाजपा वालों की तरफ है नहीं कि हम बोलते हैं कि 15 लाख रुपए हमने आशीष जी, प्लीज अपनी बारे में आप अपनी बात कीजिएगा। अभी सबके लिए अलग अलग टाइम है, अगर आप ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो आपकी बारी में भी सब ऐसे इंटरप्ट तो फिर करेंगे। हम भी इनको इंटरप्ट करेंगे, इस तरीके से तो चल नहीं पाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि भाजपा के नेताओं की तरह हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोगों से संवाद करते हैं। हमने उनको बताया कि क्या काम हमने किया और क्या काम अधूरा रह गया।
इन्होंने नहीं बोला आज तक, इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी कि इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इनसे पूछिए, ये तो कह के निकल गए कि ये तो जुमला था, और दिल्ली के चुनाव के बाद भी ये कह के निकल जाएंगे कि हम तो जो वादे दिल्ली के लिए किए थे वो जुमला थे। तो दिल्ली की जनता से केजरीवाल जी एक संवाद करते हैं, जो काम हमने किए वो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमने किए, और जो काम अधूरे रह गए वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए आगे का ब्लूप्रिंट हम दे देते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप लोगों से संवाद करते हैं, सिर्फ गाली गलौज की राजनीति नहीं करते हम। दिल्ली के लोग इसीलिए आम आदमी पार्टी को इतना बम्पर यहाँ पर वोट देते हैं और भाजपा को हर बार नकारते हैं, क्योंकि इनके पास कोई यहाँ के लिए विजन नहीं है, ये सिर्फ गाली गलौज करते हैं। इनसे जब कुछ पूछने जाएंगे तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बुरा भला बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और देखिए किस तरीके से लगातार आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जो काम किया गया है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। डॉक्टर आशीष हांडा जी, बहुत समय से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनके पास आऊंगी। एक और खास मेहमान हमारे बीच में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो डॉक्टर विपुल जी, आपका बहुत स्वागत है। सीधा आप ही के पास आती हूँ, कैसा लग रहा है दिल्ली का ये चुनाव? आज मतदान का दिन है, तमाम मुद्दे हम लोगों ने देखे, और खास तौर से मुख्य बात यह है कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो वाकई गंभीर मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत दिलचस्प चुनाव हुआ इस बार का दिल्ली का। और मोटे तौर पर देखिए इस चुनाव को लेकर के कि आप निश्चित तौर पे कोई अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस जिस बैकफुट पर थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए इस चुनाव में बहुत प्रयास किया है, और ग्राउंड पे दिख रहा है कि कांग्रेस दोबारा से दिल्ली की सत्ता की दौड़ में पार्टिसिपेट करती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में कतई नहीं होगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो अभी मैं तीनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सबको कोई कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी गाली गलौज करने वाली पार्टी है, उनके लिए बीजेपी के लोग कुछ और कह रहे थे। तो मोटे तौर पर इस चुनाव में भी इन प्रवक्ताओं की बातों के बरक्स में एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली का यह चुनाव अब तक का सबसे खराब तरीके से राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिक्का टिप्पणी करके लड़ा जाने वाला चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के विधुड़ी तक की बात करें तो कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है मेरे पर पत्थर फेंका जा रहा है, कोई कह रहा है जहर मिला दिया जा रहा है। तो मोटे तौर पर ये बहुत खराब तरीके से पिछले दिनों, अभी 2 दिनों से लगातार ये खबर आ रही है कि शराब बांटा जा रहा है, और इसमें कहीं कोई कम नहीं है। मैं तो मोटे तौर पर ये शिकायत करना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि जिस आम आदमी पार्टी का गठन शुचिता और राजनीति में ईमानदारी लाने के लिए हुआ था, मुख्य धारा की राजनीति को बदलने के लिए हुआ था, क्या वह आम आदमी पार्टी जिन तथ्यों को लेकर के, जिन नियमों को लेकर के विरोध करती थी, जिन बातों का लगातार विरोध करती थी, जिन सुविधा भोगी होने से बचने की बात करते थे, क्या उसी रास्ते पर अरविंद भाई केजरीवाल भी नहीं चल रहे हैं? क्या मुख्य धारा की राजनीति जैसे जिस तरह से छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे को ब्लेम करने का, बहुत गलत तरीके से वोट प्राप्त करने की कोशिश करना, वो सब कुछ मुझे लगता है कि उस खेल में पारंगत हो गए हैं अरविंद भाई केजरीवाल भी। कहा तो ये यहां तक जा रहा है कि ये सब पे सवा से साबित हो रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस की वोट प्रतिशत बढ़ने से अरविंद भाई केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं संकट होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस शून्य पर है, शून्य पर रही है पिछले 2 चुनावों से, निश्चित तौर पर शून्य पर रही है कांग्रेस। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि आप कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने की गुजारिश कीजिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनका वोट प्रतिशत बढ़े, तभी आपको सत्ता मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कांग्रेस बेहतर जितना करेगी उतना आपके सत्ता में आने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, साफ सीधे तौर पर आपका ये कहना है। मोहिंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए आप साफ आपके पास आते हैं आशीष जी। और मोहिंद्र जी देखिए साफ तरीके से दिख रहा है कि आपका और आम आदमी पार्टी का जो तालमेल था वो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, और ये गले की फांस आपकी बनती जा रही है। लगातार इसको लेकर बीजेपी सवाल पूछती है, कभी आप साथ आते हैं, कभी आप बिछड़ जाते हैं। जी हाँ मैडम, ये वास्तविकता है, ये एक वास्तविकता है जिसको मेरे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो गहराई से चीज को समझते नहीं। राजनीति भारत की एक ऐसी है
बीजेपी का मैं एक उदाहरण दूंगा, जो आंध्रा के नायडू जी हैं, उनको जेल में भी इन्होंने डाला था, आज उनको समर्थन दे रहे हैं। वो वहां मोहम्मदन को 10% दे रहे हैं रिजर्वेशन, ये इस पर कुछ नहीं बोलते। खैर, राजनीति जो आपकी एक दूसरे के साथ कभी दुश्मनी कभी दोस्ती चलती है, या समय के अनुसार बदलती रहती है। चाणक्य ठीक है, बनेगा कब कोई किसका दुश्मन बन जाएगा कोई नहीं जानता। और जहां तक बात दिल्ली की है मैडम, क्योंकि आज दिल्ली का है और मैं दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं यही पैदा हुआ हूं। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी समस्या आज जो है ना वो 3-4 है। मैं पुराने बैकग्राउंड पे जाने से पहले आज बता दूं, अगर दिल्ली का पोल्यूशन ठीक कर दिया जाए, दिल्ली के अंदर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जो रात को तौर पे तो खास तौर पे बहुत खराब हो जाती है, अगर इनको ठीक कर दिया जाए तो दिल्ली में कोई कमी नहीं है। रोजगार यहाँ स्वयं मिलता है। जो भी लोग दिल्ली महानगर है, ये कोई छोटा ऐसा शहर नहीं है जहाँ रोजगार आपको पैदा करना पड़ेगा। यहाँ रोजगार स्वयं है। काम करने वाला दिल्ली आ जाए, वो रिक्शा चलाने से लेकर सड़क पर मजदूरी करने से लेकर बड़े पढ़ाई करके बड़ी नौकरी लेने तक, किसी एमएनसी में नौकरी करने के लिए जो कि एनसीआर में अवेलेबल है, सब मिल जाता है। दिल्ली में इसकी कमी है। दिल्ली में कमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन की, दिल्ली में कमी है तो दिल्ली के शहर को अपना मानने की। आप देखिए पानी की व्यवस्था जो यमुना में है, दिल्ली में हिमाचल से लेके राजस्थान से लेके उत्तराखंड से लेकर हरियाणा से लेके सारे लोग दिल्ली में आते हैं। तो क्या इन राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो उनके निवासी दिल्ली में आए उनके लिए पानी की व्यवस्था करें और पानी ज्यादा छोड़े? बिल्कुल। जो पहले कभी आपकी व्यवस्था हुई थी, जो शेयरिंग का रेशो था, उसे आज बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई। और दिल्ली की जनसंख्या जो बढ़ी है वो यहाँ की पैदाइश जो निवासी थे उनकी वजह से तो बड़ी है। जनता जो बड़ी है वो बाहर से आने वाले प्रवासी जो हिंदू दिल्ली में आते हैं और उनका स्वागत है। दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में, कलकत्ता शहर में, मद्रास में जाने का, हैदराबाद में जाने का हर एक को राइट है, हर युवक को जाने का राइट है। 7 साल दिल्ली में 15 साल मैडम मैं बताऊं आपको पोल्यूशन क्यों होता है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत ज्यादा हरियाली है, ये सभी जानते हैं। दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या है, एक सबसे बड़ा कारण है सफाई ना होना। कूड़े के ढेर लगे हैं चारों तरफ। 15 साल मेरे साथी बैठे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। एमसीडी में रहे ये, एमसीडी के काम को ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार पर नहीं डाल सकते। एमसीडी के मुख्य काम है दिल्ली की गलियों को साफ करना, यहाँ से कूड़ा उठाना। बिल्कुल आशीष हांडा जी, सवाल तो आपसे भी किया जाएगा और बिल्कुल सही कह रहे हैं इस मामले में मोहिंदर जी कि आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही, खामी कहां पर आ रही है। क्योंकि देखिए, आप लोग मैंडेट से, आप लोग देखा जाए तो लोकसभा में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपका रहता है, लेकिन विधानसभा में आके ऐसा क्या हो जाता है और इसके पीछे की वजह आप लोग को भी तलाशनी होगी। देखिएगा, मैं महेंद्र जी की बात से आज फिर मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। मेरे बड़े पुराने और बड़े लर्नेड फ्रेंड हैं वो, क्योंकि ये जानते हैं कि जब हम एमसीडी में थे और ये दिल्ली सरकार में थे तो दोनों के बीच में एक तालमेल हुआ करता था, जिसकी वजह से दिल्ली की हालत ऐसी नहीं थी जो आज हो गई है जब से अरविंद केजरीवाल की अराजक सरकार आई है। और ये अराजक सरकार की अराजकता तो पराकाष्ठा पे तब चली गई जब दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई तो दिल्ली का बंटाधार हो गया। उसके बाद ही मोदी जी को कहना पड़ा है कि आपदा का करेंगे उपचार, अब की बार आएगी भाजपा सरकार। क्योंकि दिल्ली को आपदा बनाने वाली ये आम आदमी पार्टी की अराजक सरकार ने ही सारे तालमेल बिगाड़ दिए। इससे पहले जब शीला सरकार थी, कभी एलजी के साथ किसी ने इस तरह से, जिसे कहते हैं ना, ये मारकाट होना, इल्जाम देना, गाली गलौज होना, इस तरह के संवैधानिक संकट कभी नहीं आए। लेकिन ये अराजकता जो थी ना, ये बेईमानों की जब से आई दिल्ली सरकार, तब से अब हमने ठान लिया है दिल्ली वालों ने, करेंगे इन्हें दिल्ली से बाहर। क्योंकि इन्होंने जो हद पार कर दी, इन्होंने 2 ही तरीके से काम किया है आम आदमी पार्टी सरकार ने। पहले तो भ्रष्टाचार करना, और जब पकड़े जाएं तो उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना, हाय हाय हमें फंसा दिया। अरे जब राहुल गांधी के पीछे ईडी लगे तो इन्हें ईडी बड़ी अच्छी लगती है, जब इनके खुद के पीछे ईडी लग जाए तो इनकी ईडी बड़ी खराब हो जाती है। यही कांग्रेस से इन्होंने चरित्र उधार ले लिया है। कांग्रेस भी जब जीत जाए तो ईवीएम बड़ी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा है, और जब कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये जो इस तरह की सेलेक्टिव इनकी जो चॉइसेस हैं अपने हिसाब से चीजों को बनाना, वो दिल्ली वाले इस समय समझ चुके हैं कि इस समय अगर दिल्ली का सही में अगर विकास करना है तो अब तो कांग्रेस को भी आजमा लिया, आम आदमी पार्टी को भी आजमा लिया। इस बार दिल्ली वाले मन बना चुके हैं कि इस बार ये आपदा का होगा आखिरी चुनाव, ऐसा वातावरण करेंगे तैयार।
इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जो हम दिल्ली वालों के लिए जो स्कीम लेके आए हैं, जो ऑलरेडी हमारे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में आ चुका है कि चाहे महिलाओं को 2500 रुपए माह की सलाह देना हो, गर्भवती महिलाओं को 21,000 देना हो, 6 पोषण किट देना हो, 500 रुपए में एलपीजी देना हो, दिवाली होली पे फ्री सिलेंडर देना हो, ये रेवड़ियां नहीं है। ये फर्क क्या है आम आदमी पार्टी और हमारे के बीच में? आम आदमी पार्टी ने अगर करना होता तो 10 साल में ये कर चुके होते। पंजाब में 2.5 साल से ये कह रहे हैं 1100 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, 2.5 साल से किसी को नहीं दिया। अब दिल्ली में आके कहते हैं कि हम 2500 देंगे। अच्छा, ये स्कीम भी लॉन्च कब हुई? जब आतिशी जी ने मार्च में अनाउंस किया, 9 महीने में तो इसका डाटा तक तैयार नहीं हुआ। इलेक्शन से 15 दिन पहले कहते हैं कि अब हम दे देंगे। कहां से दे देंगे? और एक और मैं डाटा रख दूं, इनका जो ये स्कीम देनी है ना, महिला और बाल कल्याण विभाग है जो ये इस स्कीम के अंतर्गत पेमेंट करेगा, उस विभाग का टोटल बजट सिर्फ 4,500 करोड़ का बजट है उस विभाग का। और ये जो स्कीम ये लेके आई है 2100 वाली, जिसमें 75 लाख महिलाओं को मिलेगा, आपने ऐसा बोल दिया स्कीम जो का दोनों बजट ही है बड़े ज्यादा खिलखिलाकर हंस 15,000 दिए हैं। करोड़। उसकी वजह तो ये यानी दोनों ही जिस बता पाएंगे। टोटल विभाग का ठीक है, बजट लेकिन पहले अभिषेक 4,500 जी, करोड़ हो, वो हाँ, 15,000 अभिषेक जी करोड़ आपके पास कहां से दे देगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है समन्वय बनाकर चल नहीं पाई, ये सीधा सीधा आरोप आप लोग पर मढ़ा जाता है। क्योंकि कुछ भी होता है आम आदमी पार्टी कह देती है एलजी, आम आदमी पार्टी कह देती है बीजेपी। क्या ऐसा है वाकई? देखिए, सबसे पहली बात तो आशीष जी की बातों पे बड़ी हंसी आ रही थी हमको। इन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, सुन लीजिए, आपको बड़ी परेशानी होती है, फिर वही वाली बात है। सर, बोलना तो हमको भी आता है, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, बड़ी देर से सुन रहे हैं हम भी आपकी बात। इन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल को अगर ये स्कीम्स देनी थी तो पहले दे देते। अरे भाई, हम तो अभी 1 ही 2 राज्यों में हैं, हम तो जो यहाँ पर दे सकते हैं दे रहे हैं। आप क्यों नहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए भाजपा शासित राज्यों में दे देते? क्यों नहीं 500 रुपए का सिलेंडर? आशीष जी, आपके टाइम पे किसने इंटरप्ट नहीं किया था? अरे प्लीज देना आपने, आशीष जी, फिर वही बात है, फिर मैं बोलूंगा प्रोग्राम इस तरीके से किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है। यही करना है आपने। आप बोल लीजिए, जब आपका हो जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। जी, मैं कह दोनों नहीं, मुझे बोलने दीजिए जो बीच लकड़ी में। मैं की एक बात हांडी है करता ना, हूँ, आप दोनों बार-बार का आग ठीक है, नहीं चढ़ती। थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 2-2 लाइन में सब बोलते हैं। हम भी ठीक है, यहाँ पर ठीक है, बोलना ठीक है, है, थोड़ा ठीक है। सब्र कीजिए। 1 मिनट, हांडा जी मुझे प्लीज। पता है फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आपसे आपकी। इतनी गंभीरता तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। हांडा जी प्लीज 1 मिनट, जल्दी से 2-2 लाइन में बोलते हैं, उसके बाद विपुल जी आपके पास आ रही हूँ। अभिषेक जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं तो सबसे कम ही बोल रहा हूँ वैसे भी, और ये जिस तरीके की हांडा जी कर रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ठीक है, दिल्ली में इनको चुनाव इनको दिख चुका है, आज लोग वोट डालने जा रहे हैं। हांडा जी प्लीज, मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। सर, अच्छी खासी डिबेट चल रही है, क्यों खराब कर रहे हो उसको? ठीक है, ठीक है, मेरी है। हाँ, नई दिल्ली में इतनी उत्सुकता भी अच्छी नहीं है हांडा जी, इतनी उत्सुकता भी अच्छी नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। यही दिल्ली की जनता को पसंद नहीं है। अराजकता की राजनीति दिल्ली की जनता को पसंद नहीं है। आपने कौन सा यहाँ पर यही काम आप ठीक है, चलिए दोनों को डाउन कीजिए। डॉक्टर विपुल जी आपके पास आ रहे हैं, सीधा आपके मैं पास कह आ रहा रही था, हूँ। मैं एक बात क्योंकि कहना चाह रहा दिल्ली था की, हाँ कि जी, आप चाणक्य अपनी नीति बात की अभी रखिएगा। बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। चाणक्य नीति में जो बुराइयां हैं, उससे जो मतलब थोड़ा उसका खराब वाला वर्जन है, उसको आप सारे राजनीतिक दल उठा लेते हैं। अच्छी चीजें चाणक्य नीति से नहीं सीखते हैं। दूसरी बात आशीष जी के लिए कह रहा था, आशीष जी की मंद मंद मुस्कान जो इन पर रहम है, कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी मित्रता वाली बात बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आशीष जी ने इस बात को भांप लिया है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ेगा और हम जो है मजबूत होंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर हमाम में सब नंगे हैं। मुझे लगता है कि जिस दौर की बात हो रही है, निश्चित तौर पर शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री अब तक की मानी जाती हैं। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और शीला दीक्षित ने कभी ये नहीं कहा कि एलजी जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार। इस बात को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी आदर के साथ कह रहा हूं आपको कि इसको मानना पड़ेगा। आप बेवजह की तमाम बातों में अरविंद केजरीवाल फंसे रहते हैं। काम करने के लिए अगर आपकी जिजीवसा है तो आपको काम करने में कोई रोक नहीं सकता है। आप देखिए, और इसी मुद्दे पर जो है लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। अभिषेक जी, कभी राज्यपाल को आपने शिकायत की थी कि आपको सबसे कम समय मिला है, इसलिए अगला सवाल मेरा आपसे ही है। नहीं पहुंचती है जी विपुल जी, सो कॉल्ड शॉर्टकट निकाल लिया है कि हर बात के लिए एलजी जिम्मेदार। दिल्ली विश्वविद्यालय के 11 कॉलेज हैं, 11 कॉलेज के अध्यापकों को सैलरी नहीं मिलती है 8-8 महीने तक। क्या इसके लिए भी एलजी जिम्मेदार है? तमाम शिकायतें जो है बीजेपी लगातार उठा रही है आम आदमी पार्टी के लिए। से भाग रहे हैं, जहर की बात कर दीजिए, आप आलतू फालतू बातें ला दीजिए। बहुत उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल को जनता देख रही है। सबके पास ही बहुत है बोलने के लिए। बिल्कुल,
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्य धारा की राजनीति से भी ज्यादा नीचे जाकर के गिरने का काम किया है। ठीक है विपुल जी, अभिषेक जी लगातार जुड़े हुए सभी बातों का जवाब दे देंगे। अभिषेक जी एक बात कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से कही गई आप दोनों के साथ आने को लेकर कि राजनीति में मिलना बिछड़ना चलता रहता है, लेकिन बात आती है क्रेडिबिलिटी की। जनता, आपको लग रहा है कि आप इसी तरीके से आपका जब मन होगा साथ आ जाएंगे, जब मन होगा अलग हो जाएंगे, तो जनता आप पर विश्वास करेगी? देखिए, ये तो 8 तारीख को पता चल ही जाएगा कि दिल्ली की जनता किस पे विश्वास करती है। मैंडेट का इंतजार तो है ही। रही बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार होती थी और यहाँ पर शीला दीक्षित जी की सरकार होती थी, तो वो रातों रात कभी भी अमेंडमेंट बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट नहीं देते थे। वो कभी भी किसी भी चुनी हुई सरकार की पावर नहीं ले लेते थे। वो पार्लियामेंट में आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने का फायदा नहीं उठाते थे। यहाँ पर दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के पास होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो शीला दीक्षित जी की सरकार से नहीं ले लिया था, उनका समन्वय था, क्योंकि बड़ा भाई जो था वो बड़ा दिल दिखाता था, ऐसे नहीं होता था कि वो छोटे भाई का हाथ पैर बांध के डाल देता था। आशीष जी का फिर वही शुरू हो जाता है, अगर ये इंटेंशनली कर रहे हैं तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। आपकी बारी आएगी, अब जब आप बोलते हैं तब आपकी बारी आएगी तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। आपको अगर प्रोग्राम ही खराब करना है तो फिर इस तरीके से तो चलेगी नहीं ना बात। जब भी मैं बोलता हूँ तभी आशीष जी को मिर्ची लग जाती है। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए। देखिए, तो दिल्ली एक अलग स्टेट है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो चलता भी उसी तरीके से। दिल्ली की जनता को, आप बजट की बात कर रहे थे, आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली की जनता अलग अलग टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को 1,75,000 करोड़ रुपए देती है, और दिल्ली को रिटर्न में क्या मिलता है? मात्र 325 करोड़ रुपए। क्यों नहीं दिल्ली का शेयर बढ़ता? दिल्ली का शेयर, दिल्ली में जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ रही है, दिल्ली में आबादी बढ़ रही है, तो दिल्ली का शेयर हर चीज में बढ़ना चाहिए। क्यों दिल्ली की जनता से इतनी नफरत करते हैं? ये केंद्र, ये भाजपा वाले 15 साल से एमसीडी में थे, हमें तो मात्र अभी 1.5 साल बारी आने पर पहाड़ तो इन्हीं की देन है, पहाड़ तो इन्हीं की देन है। ये यही करेंगे, ये ग्राउंड पे भी यही कर रहे हैं, खुले में 1100 रुपए। आपने किसी राज्य में देखा कि कोई एमपी की कोठी में बैठ के 1100 आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भी फिर बीच का रास्ता यही रह जाता है कि हम तीसरे प्रवक्ता को टॉस कर दें। ठीक है मोहिंदर जी, आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग की सराहना तो हो रही है कि शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए अभी की जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई है। आप लोग को ये जरूर समझा गया कि आप लोग वोट जो है छिटका सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में आप लोग नहीं है। ये क्यों समझा जा रहा है? इसके पीछे की क्या मुख्य वजह कांग्रेस पार्टी अपने लिए सोच रही है? ये मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मीडिया जो है, और जो मीडिया का बीजेपी पर पूरा जिसे कंट्रोल है, वो कांग्रेस को ऐसा ही दिखाना चाहता है। लेकिन आज आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपके जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। मीडिया पर आए आप, उससे पहले मैं बता दूं, आप ही के सहयोगी ने कही थी आपको ये बात, लेकिन मैं ये नोटिस भी कर रही थी। अब आपने छेड़ ही दिया है तो मैं जरा बताती हूँ कि बीजेपी को आप ज्यादा लपेटे में ले रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, फिर भी बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अब तो खुल्ला है ना, अलग अलग लड़ रहे हैं। बोलिए जरा खुल के। आपको तो मैं देखिए, आपको तो मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल पर मैं काफी आता हूँ। अंदेशा है कहीं आगे भी हाथ ना पकड़ना पड़ जाए। वोटर सारे आम आदमी पार्टी में चले गए, यानी इनको बर्बाद करने वाली भाजपा से भी आप बैठ जाइए, आम आदमी पार्टी से भी बैठ जाइए। आशीष जी, आप इसी तरीके से इंटरप्ट करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और